ज्ञान सागर टाइम्स के सभी पाठकों दर्शकों को आजाद शक्ति का नमस्कार। कहाँ गए वो दिन के पिछले एपिसोड में हम सभी पौराणिक राज्य बिहार की अव्यवस्था, आजादी के 77 सालों के बाद जो राजनीतिक घटनाओं के से संबंधित मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल की चर्चा की। आज हम फिर कहाँ गए वो दिन के एपिसोड में पुनः अपने पैनल के साथ उपस्थित हूँ आप सबों के सामने। हमारे बाएं तरफ डॉक्टर अमरेंद्र कुमार जी बैठे हुए हैं। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना परिचय खुद दें। मैं डॉक्टर अमरेंद्र कुमार ज्ञान सागर टाइम्स का एजुकेशनल एडिटर हूँ और मैं इस परिचर्चा में भाग लेने आया हूँ। और डॉक्टर अमरेंद्र कुमार जी के बाईं तरफ इंजीनियर हेमंत कुमार जी हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी अपना एक परिचय दें। नमस्कार, मैं इंजीनियर हेमंत कुमार ज्ञान सागर टाइम्स का एक सदस्य हूं और आज की परिचर्चा में मैं भाग लेने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आज बिहार शिक्षा के क्षेत्र में मॉल बन गया है, जहां बच्चों को कॉमर्शलाइज करके एक ही छत के नीचे जूता, मोजा, टाई, बेल्ट, किताब, इन सबों की एक छत के नीचे दुकान खुल गई है। इन्हीं सब विषयों को लेकर के आज हम अपने पैनल से चर्चा करेंगे। तो अमरेंद्र कुमार जी, मुगल काल में जो शिक्षा का स्तर उस समय से जो गिरा, वो वर्तमान समय तक क्यों नहीं उठ पाया है? मुगल कालीन जो समय आया वो हमारे वैदिक संस्कृति से जो पढ़ाई होती थी सो गुरुकुल व्यवस्था थी। उस गुरुकुल व्यवस्था में सबसे पहला पालन किया जाता था, नैतिकता की बात होती थी, अनुशासन की बात होती थी, गुरु शिष्य की परंपराएं की बात होती थी। गुरु शिष्य आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहते थे। आवासीय विद्यालय, आवासीय शिक्षा की व्यवस्था थी। खाना पीना सारा चीज करना होता था। काफ़ी अच्छा व्यवस्था थी। आज की पढ़ाई बहुत ज़्यादा बदल गया है। आज जो है पढ़ाई में कॉरपोरेट सेक्टर घुस गया है। आपने जो बात की कि एक छत के नीचे व्यावसायिक रूप से किताबें, कापियाँ, ड्रेस, जूते, मोजे, सारी चीज खरीदना पड़ता है। सारा कुछ, हाँ, सारा कुछ एक, यानी स्कूल को कितना नफा हो, स्कूल जो है इकोनॉमिकली कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो और कॉर्पोरेट की तरह स्कूल चलने लगे। उसके साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, जबकि यदि पढ़ाई हम लोग के समय में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं थे। हम लोग के समय में सीधे बस कॉलेज में जब पढ़ाई होती थी, स्कूल में पढ़ाई थी, वही पढ़ाई करते थे। वहां भी आएंगे हेमंत कुमार जी। हाँ। इंजीनियर हेमंत कुमार जी से क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, क्या क्रिश्चियनिज्म को बढ़ावा देने के लिए भारतीय शिक्षा पद्धति का गला घोटा गया? देखिए, मेरा मानना ये है कि हम पुरानी बातों को भूल जाए, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध यही कहते थे कि हमको वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान में ही हम कुछ कर सकते हैं जिससे मेरा भविष्य सुधरेगा। पुरानी बातों को याद करके और उस पर रोना रोने से कुछ होने वाला नहीं। आप जो बात कर रहे हैं क्रिश्चियनिटी का, कि जो उन लोगों ने आज माहौल बनाया है शिक्षा का, तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि दो चीज पे क्रिश्चियन लोगों ने जो काम किया है, एक तो एजुकेशन और दूसरा हॉस्पिटल। एजुकेशन अगर मिला है बिहार को, आप पुराना अगर बात करें तो आजादी के 50 साल तक तो हम निकलते रहे उसी दंश से, किस तरह हम गुलाम थे, क्या क्या प्रॉब्लम था, बाद में धीरे धीरे डेवलप करते गया। फिर भी मेरा ये मानना है कि पिछले कुछ दशक से
जो यहाँ के सरकार है, मुखिया है, अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो ये गलत केवल क्रिश्चियन सोसाइटी को देना, एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने के लिए ये गलत है। क्योंकि हम भी जब पढ़ते थे, हम आप पढ़ते थे, तो याद करिए कि गुरुजी को बोला जाता था, घर में बोल के माता पिता बोलते थे कि बच्चे को मारिएगा। आज क्या करते हैं हमारे गार्जियन? आज स्कूल में जाते हैं, कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे को आपने क्यों डांटा, हमारे बच्चे को आपने क्यों मारा, और उसका नतीजा होता है कि बच्चे जो है वो पढ़ाई से कम बाकी चीज पे ध्यान देते हैं। इसीलिए कहा गया था, पहले लोग कहते थे स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। आप अपने छड़ी को बचाइएगा तो आपके लड़के बर्बाद होंगे। मेरा और एक चीज कहना है कि आज जो अगर क्रिश्चियन स्कूल का बात करते हैं, प्राइवेट स्कूल का बात करते हैं, नेपाल सरकार ने बंद करा दिया। महाराष्ट्र में आपका प्राइवेट स्कूल नहीं है, बिहार में क्यों नहीं हो रहा है? अमरिंदर जी, एक चीज बताइए, इन्होंने कहा कि ये क्रिश्चियनिज्म को क्यों हम दोष दें, हमारे खुद की गलती है। ये मैं मानता हूं कि हमारे भी गलती है। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ है सिर्फ पढ़ाई या किताब की बात नहीं, नैतिकता, अनुशासन, ये बहुत ही जरूरी है किसी भी माने एक अनुशासित समाज चलाने के लिए। तो शिक्षा जो होनी चाहिए वह शिक्षा के पीछे कुछ न कुछ उसका मकसद होता है, क्योंकि शिक्षा का जो मुख्य मूल मंत्र है, शिक्षा तो है ही, अनुशासन और क्या बोलते हैं नैतिकता, यह दोनों बहुत कमी होती जा रही है, इसकी बहुत जरूरत है। इंजीनियर साहब, शिक्षा और शिक्षित ये दोनों शब्द में क्या अंतर है, जरा इस पर आप प्रकाश डालेंगे? तो मेरा ये मानना है कि स्कूल से ज्यादा नैतिकता और अनुशासन जो होता है वो घर से होता है। बच्चे 5 साल शुरू का घर में रहते हैं और बाकी टाइम भी घर में रहते हैं। अगर हम उनको सही ढंग से अनुशासन में रखेंगे तो वो जरूर है कि आगे वो अनुशासित रहेंगे। अब रहा सवाल आपका कि शिक्षा और शिक्षित में क्या फर्क है। तो बिहार का जो एजुकेशन का हाल है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक है, उन्होंने जिस तरह का टीचर बहाली किया था, आप याद करिए 20 साल पहले तक बिहार नंबर 1 होता था हाईएस्ट टॉपर में। अब कहाँ है? अब दूसरे नंबर पे आता है, यूपी के बाद आता है। क्यों? क्योंकि आप शिक्षित नहीं कर रहे हैं, आप शिक्षा दे रहे हैं। और यही वजह है कि आप हर एक एग्जाम में पेपर लीक कराते हैं। पेपर लीक सरकार का। एक चीज और बताता हूं आपको, नहीं आप जब बात की चर्चा, क्यों अंतर है दोनों में, शिक्षा और शिक्षित में? आपका जो सिस्टम है, आज आप 5 लाख बच्चे मैट्रिक और इंटर का एग्जाम देते हैं, आप 15 दिन में उसका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है? आपके पास टीचर नहीं है। मैट्रिक और इंटर के एग्जाम का पेपर आप 15 दिन में कैसे जांच कर लेते हैं? ये जनता को बतला दे तो पता चल जाएगा कि आप बिहार में शिक्षा दे रहे हैं, कि लोगों को शिक्षित कर रहे हैं या मूर्ख बना रहे हैं। तो क्यों आखिर तंग आकर लोग प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं? डीएम हो, एसपी हो, इवन मुख्यमंत्री का बेटा भी प्राइवेट कॉलेज में जाता है। लेकिन सर एक सरकारी स्कूल में एक टीचर का पे स्केल 60,000 से ऊपर है। एक प्राइवेट स्कूल में 1500, 2200, 5000, 1000 में नहीं, बहुत बड़े डीपीएस और दूसरे स्कूल में 10,000 से 15,000 या 20,000 के बच्चे मांगते हैं। तो क्या ये आप उम्मीद करते हैं कि 1500 पाने वाला जो शिक्षक है या जो शिक्षिका है, क्या वो पढ़ा पाएंगे? तो ये चलिए, आपने जो सवाल किया जवाब भी उसी में है ना, कि आज क्या वजह है सरकारी स्कूल खाली रहता है और प्राइवेट स्कूल में डोनेशन देते हैं लोग, 5-5 लाख देने को तैयार है। तो वो 1500 रुपए वाले अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो क्या जरूरत है उनको 60,000 वाले टीचर का? तो ये फर्क आपने खुद देखा। मेरे जानकारी के अनुसार 20,000 25,000 उनको भी मिलता है और लोग मेंटेन हो गया। बहुत सारे स्कूल हैं जहां 15 तो हमारे नजर पे है। और एक चीज बतला दे रहे हैं, आप जो बता रहे हैं शिक्षा, शिक्षित, माननीय नीतीश कुमार जी अभी 5,000 प्राइमरी विद्यालय को बंद करा दिए पटना से, पटना का बात पूरे बिहार में। क्यों? वो चाहते नहीं कि आगे लोग शिक्षा ग्रहण करें। जैसे ही शिक्षा ग्रहण करेंगे पता चलेगा कि उनको लोग उनका झोला ढोना बंद कर दिए।
तो ये रहा है कि लोग प्राइवेट स्कूल में ज्यादा जा रहे हैं और हमारे यहाँ लोग शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं, शिक्षित नहीं हो पा रहे। इंजीनियर हेमंत कुमार जी ने ये कहा है कि हम शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हो, सरकार के फेल्योर हो, हम गार्जियन फेल्योर हो, ये फेल्योर है। तो इससे हम कैसे निपटेंगे? आप अमरिंदर जी, ये सवाल आपसे है। शिक्षा देना और शिक्षित होना दोनों में अंतर है। शिक्षा देना, एक स्कूल में पढ़ाई हुई, हम कितना उसको ग्रहण किए, कितना लिए, एग्जामिनेशन दिए, परीक्षा दिए, परीक्षा के बाद रिजल्ट आया और हम पास हुए, एक शिक्षित होने का है, शिक्षित हुए। लेकिन यदि हेमंत जी ने सही कहा कि 15 लाख अपीयर होते हैं बच्चे मैट्रिक में, या 10th जो कहिए, 10th में अपीयर होते हैं, और 10th में अपीयर होने के बाद महज पता नहीं किस होड़ में क्या होड़ मची है कि वह मात्र 1 महीने के अंदर रिजल्ट निकाल कर वाहवाही लूटते हैं कि हमने लगातार 7वें और 8वें साल में हमने लगातार पूरे भारत में सबसे पहला रिजल्ट दिया। क्या रिजल्ट देकर किए भाई? जो आप शिक्षा प्राप्त किया बच्चा, जो रिजल्ट पास कर गया, पेट पास करने वाले में पता नहीं क्या है कि 40% लड़के फर्स्ट डिवीजन पास करते हैं। क्या सही खेल है फर्स्ट डिवीजन पास करना? बात कीजिए, इंग्लिश का 2 वर्ड लिखिए। इंग्लिश तो पर अनिवार्यता खत्म हो गई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में, लेकिन हिंदी है, या 2 लाइन हिंदी लिखवा कर देख लीजिए। क्या शिक्षा प्राप्त किया, क्या शिक्षित हुआ वो कि हिंदी में 4 लाइन लिख नहीं सकता है? गाय का लेख पे लिखना है तो गाय का लेख नहीं लिख सकता है, क्योंकि हम लोग अपने समय में अच्छी पकड़ थी हिंदी पे, या सब्जेक्ट पे पकड़ थी, हर सब्जेक्ट पे पकड़ था। शिक्षक जो थे वो पूरी तरह से मैंने हम लोग के साथ अच्छे ढंग से पेश आते थे, अच्छी तरह से शिक्षा देते थे, हम लोग शिक्षित उसको। हेमंत जी, वर्तमान समय में क्या शिक्षा का स्तर गिराने में समाज, बिजनेसमैन, राजनीतिक का योगदान है? जरा इस पर आप अपना विस्तार पूर्वक प्रकाश डालिए। तो पहले मैं कुछ बातों से जो सहमत नहीं हूँ डॉक्टर साहब के, चूंकि ये परिचर्चा है तो इसमें उसमें सबका अपना अपना विचार है। मुझे जहाँ तक जानकारी है, सबसे पुरानी लैंग्वेज अगर कोई है तो वो है पाली। भारत की संस्कृत है। अब संस्कृत छोड़ देने से हमारी जो संस्कार है वो उसका पतन हो रहा है, इसको मैं नहीं मानता। हमारा संस्कार का पतन करने वाले हम खुद हैं। आप अपने घर में जब रात के 11 बजे तक हस्बैंड वाइफ मोबाइल लेके बैठे रहेंगे तो बच्चे क्या करेंगे? तो संस्कार का पतन तो आप वही कर रहे हैं। आप बंद कर दीजिए ना, और फिर बोलिए बच्चों को कि तुम भी बंद करो, देखिए बच्चे भी उसी तरह निकलेंगे। तो हम केवल दोष दे दूसरे को, ये नहीं है। अपने आप को अगर हम सुधारें तभी सुधरेगा। दूसरा एक बात था, एजुकेशन हमेशा जो है संस्कार जो है वो उसका नियम है प्रकृति का। अपने आप को आप नहीं चेंज कीजिएगा। आज का जरूरत है। आपके पिताजी पैदल चलते थे, धोती पहनते थे, आज हम लोग जींस पहन रहे हैं। तो समय के अनुसार अपने आप को नहीं चेंज करेंगे तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। उसी तरह एजुकेशन है। हम जिस टाइम इंजीनियरिंग किए थे, बहुत सा ऐसा चीज था जो आज लागू हो रहा है। प्री स्टेज का बात नहीं होता था, आज सभी डिजाइन उसमें बन रहा है। तो जरूरत के अनुसार हमको पढ़ाना भी चाहिए, सिलेबस भी चेंज करना चाहिए और नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नहीं, आपकी बात सही है कि हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वो ऐसे, लेकिन सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो अच्छी चीज है उसको हम एडॉप्ट करें, ये मेरा मानना है। लेकिन जो उसके बुरा पक्ष है, जो गलत पक्ष है, उसको एडॉप्ट नहीं करें। हम यही कह रहे हैं कि हम अपने पिताजी को जींस नहीं पहनाएंगे, उनको नहीं बोलेंगे कि आप धोती खोलिए, जींस पहनिए, लेकिन हम तो पहन सकते हैं ना।
तो ये हमको समझना है, उसके पीछे हमारे पेरेंट्स को समझाना है और अपने बच्चे को, आने वाले जनरेशन को बताना है। आज हमारा खान पान भी गलत है। हम जो खान पान यूज कर रहे हैं और हम लोग जो खाते थे बचपन में, वो लोग जो टिफिन ले जाते, तो फर्क हम अपने आप में अगर चेंज करें, देखिएगा बच्चे में वो संस्कार है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, ठीक है, कुछ होता है, कम ज्यादा हुआ, मैं मानता हूं। और आपने सही कहा, ये टेक्नोलॉजी का यूज चोर भी करते हैं, डाकू लोग भी करते हैं और साइंटिस्ट भी करते हैं। आप किस रूप में उसको लेते हैं ये आपके ऊपर होता है, और आपके बच्चे किस रूप में लेते हैं ये भी आपके ऊपर डिपेंड होता है। आप जिस तरह करिएगा बच्चे भी वही करेंगे। और आपका सवाल था सर, सॉरी उससे कट गए थे, आपका सवाल था बिजनेस बन गया है आज का एजुकेशन, या संस्कार जो बिगड़ रहे हैं उसमें नेताओं का हाथ है, किसका हाथ है? देखिए, सबसे बड़ा बात है कि हम जिसको चुनकर भेजते हैं, ये सोच के भेजते हैं या मुखिया बनाते हैं कि हमारे लिए काम करेंगे, हमारे आने वाले जनरेशन के लिए काम करेंगे। आज कोई काम नहीं कर रहा है। जितने भी बिजनेसमैन है, ठीक है, वो बिजनेस कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन राजनीति में जो आ गए हैं वो पहला काम कर रहे हैं, जैसे ही उनका टर्नओवर समाप्त होता है या लगता है कि उनको अब नहीं चलने वाला, अपने बच्चे को ले आते हैं। तो फिर अब ये बताइए, वो उनका घर का तो नहीं था ना प्रॉपर्टी, इतने लोग मिलके उनको वहां पे बैठाया। आज आप मुख्यमंत्री हैं, आपको लोग हटा रहे तो कहेगा मेरे बेटे को ले आओ, क्या काबिलियत है मुख्यमंत्री बनना? ये नहीं ना कि किसी का बेटा है मुख्यमंत्री का तो उनको बना दिया जाए। तो ये डूब रहा है, और यही सब संस्कार जो है ना, जनता उनको सपोर्ट करती है। ये संस्कार जो है बर्बाद कर रहा है, संस्कृति को बर्बाद कर रहा है, और आने वाले जनरेशन का, देश का भविष्य बर्बाद कर रहा है। अमरिंदर जी, कि पहले हम लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, दादा दादी, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, बुआ, ये लोग रहते थे। तो उस समय बच्चों में हमारे हिसाब से जब वो स्कूल से या खेल करके जब भी आता था तो दादी से कहानी सुनता था, हमने भी सुना है। और वो एक से एक गुरु के सेवा की कहानी, तो और भी बहुत सारी नैतिकता से जुड़ी हुई कहानियां सुनाती थी। आज हम माइक्रो फैमिली में हो गए हैं। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये भी एक कारण है हमारा नैतिक पतन का? बिल्कुल है। लोग आज महसूस कर रहे हैं संयुक्त परिवार अच्छा है। कोशिश की जा रही है कि संयुक्त परिवार रहे, और बच्चे बहुत सीखते थे। और अब लोग महसूस कर रहा है कि दादा दादी या नाना नानी का कितना महत्वपूर्ण योगदान है बच्चों के विकास में, यह महसूस लोग कर रहा है। दादा दादी के साथ रहा, रोज कुछ ना कुछ सिखाते थे, रोज कुछ सीखता था, कहानी सुना, कहानी को बहुत ध्यान से सुनता है। देखिए, हम लोग यह भले कहेंगे ये कहानी क्या चीज होती है, ये कहानी आप बच्चों को सुना कर देखिए, बहुत ध्यान से, तब ये चला गया पानी ऐसे करके कि बहुत सारा उसके अंदर की जो भावना होती है जानने की, वो डेवलप करता है। यह बाकी नहीं हो पाता है। पापा मम्मी दोनों जॉब कर रहे होते हैं, दोनों थके रहते हैं, बच्चे को सुला के सुबह 6 बजे स्कूल भेजना है, 7 बजे स्कूल भेजना है, तैयार करना, वो बच्चे नहीं रह पाते, नहीं सीख पाते हैं जितना सीखते हैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से। बल्कि अब इसकी जानती है, इसकी ग्रैंड पेरेंट्स की अब ये बढ़ती जा रही है परंपरा। स्कूल में स्पेशल पढ़ाया जाता है ग्रैंड पेरेंट्स डे, दादा दादी डे, है ना, ऐसे करके बुलाया जाता है ताकि और ग्रैंड पेरेंट्स साथ रहें या भी जाने। हेमंत जी, महसूस की जा रही है। हेमंत जी, ये जो हमारा शिक्षा का स्तर जो गिरते जा रहा है, इसमें शिक्षकों की कितनी भूमिका है? शिक्षकों की भूमिका से ज्यादा मुझे जो लगता है, जो मैनेजमेंट है, पढ़ाई का जो सिलेबस है, उनको मौका नहीं दिया जाता है जिस तरह हम लोग के समय में था। आज क्या कर रहे हैं कि हर एक सोमवार को एक टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, और उसका मार्क्स को जोड़ जोड़ के वो फाइनल में देते हैं। मार्क्स परसेंटेज तो बढ़ गया। आप याद करिए, जिस समय हम लोग पास किए थे मैट्रिक में, फर्स्ट डिवीजन आने वाले बहुत कम लोग होते थे, और पूरे मोहल्ला में नाम हो जाता था कि उनका बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास किया।
3rd डिवीजन से भी पास हो गए, वो भी शान से घूमते थे कि हम पास कर गए। आज क्या है, आज तो 3rd कोई होता ही नहीं है, फेल तो छोड़ ही दीजिए। क्या वजह है? तो वजह यह है कि उन लोग जो है पढ़ाई का जो परसेंटेज का जो है जिस तरह का आज चल रहा है वो नुकसानदेह है। टीचर से ज्यादा इसमें मैनेजमेंट का दोष है, और मैनेजमेंट इसलिए कि कंपटीशन का दौर आ गया है। उनको दिखाना है कि हमारे यहाँ के बच्चे 90% लाते हैं, 96% लाते हैं, और इसमें पेरेंट्स का भी रोल मैं मानता हूँ सबसे ज्यादा है। मैं एक चर्चा और करना चाहता हूँ कि जो मेरे समझ में आज जो अकेले रह रहे हैं बच्चे, पैदा 1 या 2 हो रहे हैं, उसका रीजन जो मुझे समझ में आता है, एक बच्चे का जब आप अच्छे स्कूल में नाम लिखाने के लिए जिस तरह भाग दौड़ करते हैं, उसी समय डिसीजन हो जाता है कि अब नहीं, अब दूसरा बच्चा नहीं, लेकिन समाज और परिवार के से 2 बच्चे तो हो जा रहे, तीसरा नहीं हो पा रहा है। एक रीजन मेरे नजर में वो है क्योंकि हम लोग भी बहुत भाग दौड़ किए, और यहाँ आ गई वही मॉडर्नाइज और कॉमर्शियल बात। नहीं, और भी चीज है कि घर जो है, महंगाई इतना बढ़ गया है, 2 लोग अगर काम नहीं करेंगे तो घर नहीं चलेगा। तो मजबूरी भी है लोगों को, ना चाहते हुए भी। और बात तो सही है, अगर परिवार में रहेंगे आप, संयुक्त परिवार में, तो आपके अंदर सेवा भाव, आपके अंदर शेयरिंग करने का, बांट के खाने का, एक दूसरे का सुख दुख समझने का, ये सब चीज बच्चे वहीं से सीखते हैं। मैं शुरू में भी कहा हूं कि पहला जो संस्कार मिलता है बच्चों को उसके घर से मिलता है, और ये बात जिस दिन मान लेंगे लोग, उनके बच्चे हमेशा संस्कारी निकलेंगे। तो एक लालू प्रसाद जी के समय में चरवाहा विद्यालय का कंसेप्ट आया था, उस पर आपका क्या कहना है? 3-4 क्वेश्चन है, छोटे छोटे 2-2 लाइन में हमको। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो बिहार या भारत का संविधान के अनुसार जो भी चुनाव लड़ते हैं उनका शिक्षा पे कोई रोक नहीं है, मतलब कि कितने शिक्षित होना चाहिए ऐसा कुछ संविधान में लिखा हुआ नहीं है। कोई भी व्यक्ति जाके चुनाव लड़के जीत के आके उस जगह पे बैठ सकता है। तो फिर वो तो सवाल ही नहीं उठता है कि आप जो पढ़े लिखे उनको शिक्षा मंत्री और जो डॉक्टर है उनको हेल्थ मिनिस्टर बनाइए, ये अलग हो गया। या फिर जो आज का अगर वर्तमान में बात करें तो नॉमिनल फेल लोग डिप्टी सीएम है, तो वो तो चलते रहता है। जो चरवाहा विद्यालय का कॉन्सेप्ट था, आज उसी को देख के मिड डे मील में लड़कियों को कपड़ा दिया जा रहा है, साइकिल दिया जा रहा है, ताकि आप एजुकेशन ग्रहण करने आए। अब रहा सवाल कि क्यों नहीं सक्सेस हुआ, तो आपको याद होगा सक्सेस की बात नहीं है, ये इम्प्लीमेंट जो हुआ वो क्यों नहीं हुआ, वही बता रहे हैं आपको कि जब क्या स्थिति है। जब वो शुरुआत किए थे उसी समय लालू प्रसाद यादव जी को जेल भेज दिया गया चारा चोर बोल के, जबकि उसी समय जगन्नाथ मिश्रा भी उसी केस में थे, उनके गुरु थे, उनको चारा चोर नहीं बोला जाता है। सामाजिक परिवर्तन का जब दौर आया, लालू जी को जेल भेज दिया गया, और ये जो चरवाहा विद्यालय सब था वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया 100%। अभी उसकी क्या स्थिति है? ये तो सरकार बताएगी ना, सरकार, वो लालू जी की प्रॉपर्टी तो थी नहीं, बिहार सरकार की प्रॉपर्टी थी, बिहार सरकार उसको देख रहा है। उन्होंने जो शुरुआत किया वो तो सरकार का होता है, उसको आगे चलाना है, बंद कर देना है, तो उसके ऊपर होता है। नहीं, तो अभी उसकी स्थिति क्या है? ये तो चल रही है, बिहार सरकार बताएगी। 2 सवाल है। एक सवाल है विद्या ददाति विनय, विद्या दान करने की चीज है। आपके शिक्षक इससे दूर क्यों हो रहे हैं? ये हेमंत जी से मेरा जो शुरुआत से रहा है आज भी वही है कि सबका व्यवसायीकरण हो गया है। अब जो टीचर आते हैं वो जो टीचर आ रहे हैं उनका भी यही रहता है कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा है, बच्चों का मार्क्स कितना आना चाहिए, तभी उनका भी प्रमोशन होगा। पहले था क्या कि गुरु जो होते थे अपने बच्चे को उस तरह सिखाते थे कि ये सही में कुछ सीख रहा है कि नहीं, हर एक बात के लिए उनके हाथ में छड़ी होती थी, और वो एक भाव होता था कि हम जो बता रहे हैं वो बच्चे सीख रहे हैं, कहाँ हमसे गलती हो रहा है, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, फॉलो अप लेते थे। आज क्या है, आज असाइनमेंट दे दिया जाता है और वही बच्चे, एक बच्चे का असाइनमेंट सब कॉपी पोर्शन दे दिया जाता है, हाँ, लाके जमा करते हैं, उसमें भी मार्क्स मिलता है।
तो ये सब चीज चेंजेज आया है और उसका लास्ट जो यही रीजन रहा है कि पेरेंट्स को भी बताना चाहिए कि हमें शिक्षा मार्क्स के लिए नहीं चाहिए, ज्ञान के लिए सीखो, ताकि आने वाले दिनों में ज्ञानी बनो। अमरिंदर जी, एक बहुत ज्वलंत केस आया है हम लोगों के सामने। नेपाल सरकार ने जो भी नया नया शपथ लिए हैं वहाँ के सीएम पीएम, उन्होंने वहाँ के सारे प्राइवेट स्कूल को 1 हफ्ते के अंदर बंद कर दिया। 1 हफ्ते के अंदर बंद कर दिया। क्या ये पद्धति भारतवर्ष के स्कूलों पे लागू हो सकती है कि नहीं? अचानक यह व्यवस्था बदल नहीं सकता है। नेपाल की जनसंख्या भारत की जनसंख्या में बहुत बड़ा अंतर है। यदि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो प्राइवेट्स हैं, वहाँ से बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे स्कूल हैं, ऐसे हम नहीं कहेंगे कि प्राइवेट स्कूल तो दोहरी नहीं करता है, अच्छी शिक्षा है, अच्छा अनुशासन, हर चीज़ बहुत अच्छी सिखाई जाती है, स्पोर्ट्स खिलाया जाता है, बच्चे किया जाता है। ये वहाँ नेपाल में ऐसा संभव है कि आपने बंद कर दिया और सब सरकारी स्कूल कर दिया? यदि यहाँ आज सिर्फ सरकारी स्कूल कर दिया जाए और अचानक बंद कर दिया जाए, संभव नहीं है सरकार के सामने समूह को शिक्षा देने की। याद होगा जब हुआ कि आपको इतना आना है स्कूल में, टीचर को प्रेशर दिया गया, स्टूडेंट को प्रेशर दिया गया, पेरेंट्स को प्रेशर दिया गया कि आपको स्कूल आना है पर डे। इससे क्या हुआ? बच्चे स्कूल में गए, बच्चे नहीं अट पाते थे, उतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद भी, 2 वाला 3 वाला स्कूल के बाद भी जब सारे बच्चे पहुंचे तो शिफ्ट चेंज किया गया, तब भी नहीं हो पाता था। क्या संभव है? या प्राइवेट स्कूल को बंद कर देते आप संभाल पाइएगा या सरकार संभाल पाएगी सरकारी स्कूल से? पहले इसको आपको ठीक करना होगा। अचानक जा करके नेपाल की बात यहाँ नहीं लागू हो सकती है। नेपाल भारत बहुत अंतर है। लेकिन मेरी सोच से ऐसा है कि अगर हमारे जो सरकारी अफसर लोग हैं, जो राजनीतिक नेता लोग हैं, वो अगर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने लगे तो ये संभव है। इस पर आपका क्या विचार है हेमंत जी? नहीं, मैं आपके बात से सहमत हूँ और सरकारी अफसर या जो नेता है वो खुद नहीं भेजेंगे। ये कानून बनाना चाहिए कि जो भी सरकार में नौकरी ज्वाइन करेंगे वो शपथ पत्र दें कि हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में ही भेजेंगे और ये सरकार के इच्छा शक्ति से होगा। और ऐसा नहीं है कि सरकार चाह जाएगी तो नहीं होगा। महाराष्ट्र आप करिए ना बात, आप नेपाल का क्यों कर रहे हैं? इतना बड़ा स्टेट है, 10th तक कहीं प्राइवेट स्कूल नहीं है, 10th के बाद ही जो है सब सरकारी स्कूल है। वहां का देखिए। डॉक्टर साहब, इस पे आपका क्या? नहीं, बिल्कुल स्कूल है प्राइवेट स्कूल, यही पता कीजिए। अभी महाराष्ट्र में नहीं। हाँ। मेरे ये कहने का मतलब है कि अगर सरकारी अधिकारी लोग, सरकारी कर्मचारी, जितने हमारे राजनेता हैं, राजनीतिक से जुड़े हुए हैं, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने लगे तो ये संभव है। मेरा कहने का ये मतलब, मेरी सोच ये है, ये मेरा मंतव्य है। यदि ऐसा हो जाए तो बहुत उत्तम है, लेकिन इसके लिए स्कूल की व्यवस्था को आमूल चूल परिवर्तन करने की जरूरत है। हाँ, तो ये आमूल चूल जब तक परिवर्तित नहीं होगा तब तक कोई अपने बच्चे को या फिर सरकारी जो नौकर प्रशासनिक अफसर हैं उनके बच्चे जाना शुरू कर देंगे, राजनीति में जो है मंत्री उनके बच्चे जाना शुरू कर देंगे। बिल्कुल सुधार होगा जब स्कूल में अच्छे शिक्षक एडमिशन मैंने उनका बहाली हो गई। ये +2 के लिए टीचर है, पढ़ाना आता ही नहीं है। यदि वो प्रशासनिक अफसर हैं या फिर नेता हैं, यदि उनके बच्चे पढ़ेंगे या नहीं मिल पाएगा, निश्चित तो कसावट आएगी, प्रशासनिक बिल्कुल आएगी। ये सुधार होगा, काफी सुधार होगा, लेकिन अचानक नहीं होगा। वैसे स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा। हमारे पैनलिस्टों का विचार से आप अवगत हो गए और हम भी खुद अवगत हुए। सारा निचोड़ निकालने के बाद
हमने ये महसूस किया कि अगर शिक्षा के क्षेत्र में हमें आगे जाना है तो हमें शिक्षा में परिवर्तन लाना पड़ेगा, अच्छे शिक्षकों को लाना पड़ेगा, अच्छे क्लासेस बनाना पड़ेगा, अच्छा प्रयोगशाला देना पड़ेगा। और हमारे हेमंत जी ने कहा था कि जिस समय नौकरी ज्वाइन करें जो भी, वो शपथ पत्र दें कि हम अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। क्योंकि ये सारा निचोड़ निकालने के बाद यही लगता है कि हमारी इच्छा शक्ति, हमारी राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमारी प्रशासनिक इच्छा शक्ति कहीं ना कहीं बहुत कमजोर है। इसको परिवर्तन करना पड़ेगा और थोड़ा हम लोगों को भी एक कदम आगे बढ़कर इसे दुरुस्त करना पड़ेगा। इतना के साथ मैं अपने पैनलिस्टों के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। रहे हैं ज्ञानसागर टाइम्स